अब आप हाँ जी। अब बेटा हमने अब तक जो कहानी पढ़ी है जयशंकर प्रसाद जी द्वारा रचित पुरस्कार कहानी हम पढ़ रहे हैं। और कहानी की आप कह सकते हैं कि एक क्लाइमैक्स या एक ऐसा दृश्य अब आप पढ़ने वाले हैं। तो इस तरह से आपने देखा कि अरुण के कहने पर मधुलिका उनसे सामान ले आई है, उनसे धरती मांग ली है और वहां पर खेती करनी शुरू करती है। दोनों एक दूसरे के प्रेम में खोए हुए हैं और एक दूसरे के प्रेम के साथ 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 वो अपने अच्छे सपने देख रहे हैं, अपने जीवन की खुशियों के बारे में सोच रहे हैं। इस तरह से आप देखेंगे कि जो मधुलिका है वह कृषक बालिका है, तो अपनी जो उबड़ खाबड़ वो एक बंजर सी धरती उसको लेने के लिए कहता है, उसको भी अपनी मेहनत से अपनी लगन से इतना अच्छा उपजाऊ बना लेते हैं और उसके जीवन में यह लग रहा है कि आज उसके पास अपनी एक धरती है और वह एक अच्छे किसान की भांति अपना कह सकती है कि खेती बाड़ी करेगी और एक ना पुराना काम करेगी और उसको यूं लगता है कि मेरा जीवन जो है पहले की तरह से ही और अच्छा हो जाएगा। और राजा से धरती पा करके वह मन ही मन बहुत खुश है। अरुण और मधुलिका दोनों अपने जीवन के बहुत अच्छे सपने संजो रहे हैं और इस तरह से वह उसे मधुलिके कहकर बुला रहा है। दोनों वीर हैं, आप कह सकते हैं मेहनती हैं और इस तरह से उसके मन में यह भावना भी है कि जो है अब आप आइए हम पढ़ते हैं बेटा कि मधुलिका उठ खड़ी हुई, कंटली झाड़ियों से उलझती हुई क्रम से बढ़ने वाले अंधकार में वह झोपड़ी की ओर चली। पथ अंधकार में था और मधुलिका का हृदय भी निविड़ तम से घिरा था। उसका मन सहसा विचलित हो उठा। मधुरता नष्ट होगी, जितनी सुख कल्पना थी वह जैसे अंधकार में विलीन होने लगी। वह भयभीत थी। पहला भय उसे अरुण के लिए उत्पन्न हुआ, यदि वह सफल न हुआ तो। फिर सहसा सोचने लगी, वह क्यों सफल हो, श्रीवस्ती दुर्ग एक विदेशी के अधिकार में क्यों चला जाए। मगध का चिर शत्रु, ओह उसकी विजय। कौशल नरेश ने क्या कहा था, सिंह मित्र की कन्या, सिंह मित्र कौशल का रक्षक, वीर उसी की कन्या आज क्या करने जा रही है। नहीं नहीं मधुलिका, मधुलिका जैसे उसके पिता उस अंधकार में उसे पुकार रहे थे, वह पगली सी चिल्ला उठी और रास्ता भूल गई। अब ये देखिए कि उसने अपने प्यार के लिए उसके लिए पढ़ मतलब अरुण के कहने से उसने धरती भी ले ली और जो सुरक्षा का घेरा था उसके राज्य का उसको उसने तोड़ करके कोशिश भी कर ली। लेकिन वो क्या कहती है कि अंततः उसके अंदर जो देशभक्ति है वह जाग उठती है। और देशभक्ति जागने के बाद वो क्या कहती है, प्रसन्नता से, भयानक अरुण तुम्हारा साहस देखकर मैं चकित हो रही हूँ। केवल 100 सैनिकों से तुम रात के तीसरे पहर में मेरी विजय यात्रा होगी। वैसे पूछती है कि मैं एक स्वतंत्र राष्ट्र, एक देश बनाना चाहता हूँ और कहती कि तुम सिर्फ 100 सैनिकों के साथ, तो कहती कि तीसरे प्रहर में मेरी विजय यात्रा होगी, तो तुम्हें मेरी विजय पर विश्वास है। तो कहती अवश्य, तुम अपनी झोपड़ी में यह रात बिताओ, प्रभात से तो राज मंदिर ही तुम्हारा लीला निकेतन होगा। मधुलिका प्रसन्न थी। आप देखिए कि उसने धरती और वो सारा काम उसके ऊपर भरोसा कर दिया, लेकिन उसके मन में एक शंका जाग उठती है और उसे यह लगता है कि अब जो है यह काम मैं जो कर रही हूँ गलत है। इसी तरह से वह भूल जाती है, उसे याद आती है अपने पिता की बात, कौशल नरेश की बात, कि राजा ने कहा था कि मैं सिंह मित्र की कन्या हूँ, जिसने देश की रक्षा के लिए अपने प्राण गंवा दिए थे। आज उनकी पुत्री मेरे अपने ही देश को किसी शत्रु के हाथ में, वो बार बार घबरा जाती है, पागल की तरह चिल्लाने लगती है। रात एक पहर बीत चली पर मधुलिका अपनी झोपड़ी तक न पहुंची। वह उधेड़ गुन में विक्षिप्त सी चली जा रही थी। उसकी आंखों के सामने कभी सिंह मित्र और कभी अरुण की मूर्ति अंधकार में चित्रित होती जाती। देखिए बेटा, उसके मन में अब देश भावना जाग चुकी है, क्योंकि प्यार वो अरुण से करती ही है। तो वो एक कहते हैं कि इसको अंतर्द्वंद में फंस गई है। उसे यह लग रहा है कि मैं ऐसी स्थिति के अंदर क्या करूं, यदि अरुण का साथ देती हूँ तो देश गुलाम हो जाएगा। वह बार बार क्या सोचती है कि जो हमारे देश का चिर शत्रु है मगध, वहां का राजकुमार, क्या पता वो वहां धोखा करके आया है तो यहाँ भी कोई धोखा कर दे। तो उसके मन में यह बात चुभ रही है कि मैं कहीं कुछ गलती तो नहीं कर रही। उसके मन को यह दुख है और वह वहां से निकल पड़ती है। अरुण उसे कहाँ छोड़ के जाता है,
झोपड़ी में कि मैं आधी रात को अपनी विजय यात्रा करूंगा। अर्थात आप कह सकते हैं कि कुछ जो कायर होते हैं वो पीठ पर वार करते हैं, अर्थात जब सारी सेना दूर चली गई है तो मैं राजा के ऊपर आक्रमण करना चाहूंगा। इस तरह से उसका इंट्यूशन थी, उसके अंदर से इस बात की योजना थी। और मधुलिका जो है वो कहती कि नहीं, ऐसा नहीं किया जाना चाहिए। और वह चल देती है। उसे सामने आलोक दिखाई पड़ा। वह बीच पथ में खड़ी हो गई। प्राय 100 उल्काधारी अश्वारोही चले आ रहे थे और आगे आगे एक वीर अधेड़ सैनिक था। उसके बाएं हाथ में अश्व की वल्गा अर्थात डोरी थी, जो घोड़ा होता है उसकी डोरी थी, और दाहिने हाथ में नग्न खड़ग अर्थात तलवार थी। अत्यंत धीरता से वह टुकड़ी अपने पथ पर चल रही थी, परंतु मधुलिका बीच पथ से हिली नहीं। प्रमुख सैनिक पास आ गया पर मधुलिका अब भी नहीं हटी। सैनिक ने अश्व रोककर कहा, कौन? कोई उत्तर नहीं मिला। तब तक दूसरे अश्वारोही ने सड़क पर कहा, तू कौन है स्त्री? कौशल के सेनापति को उत्तर शीघ्र दे। अर्थात जो सेना थी कौशल की, वो जो दूर जा रही थी युद्ध के लिए, उनके बीच में मधुलिका आकर खड़ी हो गई। और फिर वो उसे पूछते हैं कि कौशल के सेनापति को उत्तर दो, तुम कौन हो? रमणी जैसे विकार ग्रस्त स्वर में चिल्ला उठी, बांध लो मुझे, बांध लो, मेरी हत्या करो, मैंने अपराध ही ऐसा किया है। सेनापति हंस पड़े, बोले, पगली है, पागल है, ये ऐसे ही कह रही है। तो कहती है, पगली नहीं, यदि वही होती तो इतनी विचार वेदना क्यों होती? सेनापति मुझे बांध लो, राजा के पास ले चलो, क्या है स्पष्ट कहे। श्रावस्ती का दुर्ग एक प्रहर में दस्युओं के हस्तगत हो जाएगा। दक्षिण नाले के पार उनका आक्रमण होगा। सेनापति चौंक उठे। उन्होंने आश्चर्य से पूछा, तू क्या कह रही है? मैं सत्य कह रही हूँ, शीघ्रता करो। सेनापति ने 80 सैनिकों को नाले की ओर धीरे धीरे बढ़ने की आज्ञा दी और स्वयं 20 अश्वारोहियों के साथ दुर्ग की ओर बढ़े। मधुलिका एक अश्वारोही के साथ बांध दी गई। अब मधुलिका ने क्या है, आत्मसमर्पण कर दिया, जाकर के राजा को चेता दिया कि इस तरह से तुम्हारे ऊपर आक्रमण होगा। उसकी देशभक्ति उसके प्यार के ऊपर भारी हो गई और उसने आकर के क्या कहा, श्रावस्ती का दुर्ग कौशल राष्ट्र का केंद्र इस रात्रि में अपने विगत वैभव का स्वप्न देख रहा था। भिन्न राजवंशों ने उनके प्रांतों पर अधिकार जमा लिया है। अब वह केवल कई गांवों का अधिपति है। फिर भी उसके साथ कौशल के अतीत की स्वर्ण गाथाएं लिपटी हैं, वही लोगों की ईर्ष्या का कारण है। जब थोड़े से अश्वारोही बड़े वेग से आते हुए दुर्ग द्वार पर रुके, तब दुर्ग के प्रहरी चौंक उठे। उल्का के आलोक में उन्होंने सेनापति को पहचाना। उल्का का अर्थ क्या होता है बेटा? जो रात्रि के समय तारों की ओर की जो रोशनी होती है ना, जो स्वाभाविक रोशनी होती है प्रकृति की, उसमें। सेनापति घोड़े की पीठ से उतर, उन्होंने कहा, अग्निसेन, दुर्ग में कितने सैनिक होंगे? सेनापति की जय हो, 200। उन्हें शीघ्र ही एकत्र करो, परंतु बिना किसी शब्द के। 100 को लेकर तुम शीघ्र ही चुपचाप दुर्ग के दक्षिण की ओर चलो। आलोक और शब्द न हो। आलोक का अर्थ है कोई रोशनी भी न हो, आवाज भी न हो। सैनिक जो होते हैं उन्हें हर स्थिति से लड़ने के लिए एक ट्रेनिंग दी जाती है। उन्हें यह बात अभ्यास कराया जाता है कि कब कहाँ किस तरह से हमने जाना है, क्योंकि जो कौशल देश है वह एक तरफ अरुण उन पर आक्रमण कर रहा है, एक तरफ जो डाकुओं से लड़ने के लिए सेना भेजी हुई है। तो जो प्रधान सेनापति है वो कहते कि इस तरह से हमने चलना है। सेनापति ने मधुलिका की ओर देखा, वह खोल दी गई। उसे अपने पीछे आने का संकेत कर सेनापति राज मंदिर की ओर बढ़े। प्रतिहारी ने सेनापति को देखते ही महाराज को सावधान किया। वह अपनी सुख निद्रा के लिए प्रस्तुत हो रहे थे, अर्थात सोने जा रहे थे, किंतु सेनापति और साथ में मधुलिका को देखते ही चंचल उठे। सेनापति ने कहा, जय हो देवी, स्त्री के कारण मुझे इस समय उपस्थित होना पड़ा है। महाराज ने स्थिर नेत्रों से देखकर कहा, सिंह मित्र की कन्या, फिर यहाँ को? क्या तुम्हारा क्षेत्र नहीं बन पाया है? कोई बाधा? सेनापति, मैंने दुर्ग के दक्षिण नाले के समीप की भूमि इसे दी है। क्या उसी संबंध में तुम कहना चाहते हो? अभी तक राजा को सारी बात का पता नहीं है। उन्हें यह लगता है कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो वो कहते हैं कि क्या इसकी धरती की कोई दिक्कत है? कहते, देव, किसी गुप्त शत्रु ने उसी ओर से आज की रात में दुर्ग पर अधिकार कर लेने का प्रबंध किया है और इसी स्त्री ने मुझे पथ में यह संदेश दिया है। राजा ने मधुलिका की ओर देखा, वह कांप उठी। घृणा और लज्जा से वह गड़ी जा रही थी। राजा ने पूछा, मधुलिका, यह सत्य है? हाँ देव। राजा ने सेनापति से कहा, सैनिकों को एकत्र करके तुम चलो, मैं अभी आता हूँ। सेनापति के चले जाने पर राजा ने कहा, सिंह मित्र की कन्या, तुमने एक बार फिर कौशल का उपकार किया। यह सूचना देकर तुमने पुरस्कार का काम किया है। अच्छा, तुम यहीं ठहरो, पहले उन आतताइयों का प्रबंध कर लो।
क्योंकि राजा को अभी सच्ची बात नहीं पता। उन्हें लगता है कि ऐसी मित्र की कन्या है, पहले भी इसके पिता ने भी देश का उपकार किया है, आज इसने भी उपकार किया, और बार बार कहते हैं कि तुम्हें पुरस्कार मिलना चाहिए, तुमने ऐसा काम किया, पर यहीं ठहरो, पहले जो शत्रु हमारे देश पर आक्रमण करने वाले हैं उन आतताइयों का प्रबंध कर लो। अपने साहसिक अभियान में अरुण बंदी हुआ और दुर्ग उल्का के आलोक में अति रंजित हो गया। भीड़ ने जयघोष किया, सबके मन में उल्लास था। श्रावस्ती दुर्ग आज एक दस्यु के हाथ में जाने से बचा था। आबाल वृद्ध नारी आनंद से उन्मुक्त हो गए। देखिए, उस पे अतिरंजित का अर्थ क्या है कि पूरी तरह से खून से लथपथ होना। रंजित शब्द जो है लाल रंग के लिए आता है कि दुर्ग उल्का के आलोक में अतिरंजित हो उठा, अरुण बंदी हो गया, और जो आपस में युद्ध आदि हुआ उससे जो दुर्ग था वह लाल हो गया। यह कहना लेखक का भाव है। भीड़ ने सारा जय घोष किया, सबके मन में उल्लास था। श्रावस्ती दुर्ग आज एक दस्यु अर्थात एक डाकू के हाथ में जाने से बच गया था। आबाल का अर्थ है जो बालक वृंद होते हैं, वृद्ध नारी सब आनंद से उन्मत्त हो उठे। उषा के आलोक में सभा मंडप दर्शकों से भर गया। बंदी अरुण को देखते ही जनता ने रोष से हुंकार करते हुए कहा, वध करो। राजा ने सबसे सहमत होकर आज्ञा दी, प्राण दंड। मधुलिका बुलाई गई, वह पगली सी आकर खड़ी हो गई। कौशल नरेश ने पूछा, मधुलिके तुझे जो पुरस्कार लेना हो मांग। वह चुप रही। राजा ने कहा, मेरी निज की जितनी खेती है वह सब तुझे देता हूँ। मधुलिका ने एक बार बंदी अरुण की ओर देखा, उसने कहा, मुझे कुछ न चाहिए। अरुण हंस पड़ा। राजा ने कहा, नहीं, मैं तुझे अवश्य दूंगा, मांग ले तो मुझे भी प्राण दंड मिले। कहती हुई वह बंदी अरुण के पास जाकर खड़ी हो गई। आपने पूरी कहानी में पढ़ा कि वह अब जो है पहले देश की सुरक्षा करती है। अरुण बंदी हो चुका है, क्योंकि वह उससे प्रेम भी करती है, तो वह त्याग, देशभक्ति और साथ में अपने प्रेम को भी निभाती है। यदि पुरस्कार देना ही है तो मुझे भी प्राण दंड दिए जाएं। और वह बंदी अरुण के पास जाकर के खड़ी हो गई। इस तरह से यह कहानी जो है पूरी होती है। और इस कहानी में आपने देखा होगा कि जो मधुलिका का आप कह सकते हैं चरित्र है, वह एक सच्ची प्रेमिका के रूप में भी, एक देशभक्त के रूप में भी, एक अपने मान सम्मान, आत्म सम्मान के साथ जीने वाली कन्या के रूप में भी चित्रित किया गया है।